हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? ठीक हो? तो क्लास स्टार्ट करते हैं अपन अपनी। देखो अपन कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे, जो जीव विज्ञान या कृषि जीव विज्ञान के अंदर सबसे महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। उसके में कुछ वीडियो अपन ने कोशिका के बारे में, पिछले कुछ वीडियो अपन ने पढ़ लिए हैं। बेसिक नॉलेज अपन कोशिका का ले रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपन आज का अपना एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कोशिकाओं के प्रकार। देखो पिछले वीडियो में अपन ने क्या क्या पढ़ा था। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कोशिकीय सिद्धांत के बारे में। कोशिकीय सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। उसमें क्या क्या बातें बताई थी इन्होंने कि सभी जीवों का शरीर कोशिका व उनके उत्पाद से मिलकर के बना होता है। ठीक है, कोशिकाएं शरीर की संरचनात्मक इकाई है, कोशिकाएं क्रियात्मक इकाई है, कोशिकाएं आनुवंशिक इकाई भी है। क्यों है इनका सबका मतलब मैंने आपको बता दिया था। फिर उसके बाद में रुडोल्फ विर्चो नामक साइंटिस्ट आए जिन्होंने सबसे पहले ये बताया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति शरीर में पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होती है, जिसे उन्होंने ओमिनिस सेलुला ई सेलुला कहा था। फिर उसके बाद में आधुनिक कोशिकीय सिद्धांत आया जिसमें रुडोल्फ विर्चो की जो बात कही गई थी उसको शामिल कर लिया गया था। आधुनिक कोशिकीय सिद्धांत में वो सभी चीजें शामिल करके एक फिक्स रूप से कोशिकीय सिद्धांत आ गया था। रुडोल्फ विर्चो वाला मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया था। उसके बाद में कोशिकीय सिद्धांत के अपवाद के बारे में पढ़ा था कि ऐसे कौन कौन से जीव है जिन पर कोशिकीय सिद्धांत लागू नहीं होते हैं, जिनमें जीवाणु है, विषाणु है। मुख्य रूप से तो विषाणु है, जीवाणु है। इसके अलावा तंत्रिका कोशिका है, आरबीसी है, लाल रक्त कणिकाएं हैं। ठीक है, ये कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जिन पर कोशिकीय सिद्धांत लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था। आज अपन बात करते हैं कोशिकाओं के प्रकार की। कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो बच्चों देखो, आज से पहले की क्लासों में आपने कई बार ये सुना होगा कि पादप कोशिका, जंतु कोशिका। तो आपके दिमाग में कहीं न कहीं ये चलता है कि कोशिकाओं के प्रकार में यही प्रकार होते हैं कि एक तो पादप कोशिका होती है, एक जंतु कोशिका होती है। ये कोशिकाओं के प्रकार नहीं है। पादप और जंतु कोशिकाएं कोशिकाओं के प्रकार में शामिल नहीं है। कोशिकाओं की अगर प्रकार की बात करते हैं तो मुख्य रूप से कोशिकाएं जो होती है वो केंद्रक की स्थिति के आधार पर बात करते हैं अपन। वैसे तो कोशिकाओं के प्रकार के कई आधार बनते हैं, विभेदन के आधार पर कोशिकाओं के अलग प्रकार हैं, मगर अपने जो सिलेबस के अंदर दिया हुआ है वो है केंद्रक की स्थिति के आधार पर। यानी केंद्रक के आधार पर कोशिकाएं जो होती है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। कौन कौन सी? एक तो प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। ये शब्द पहले भी आए थे जब मैंने अपवाद बताए थे आपको। उस टाइम पर कहा था मैंने कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर की अपन एक अलग से डिटेल में एक टेबल को अध्ययन करेंगे जिसके अंदर आपको समझ में आ जाएगी कि क्या प्रोकैरियोटिक होती है, क्या यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। तो देखो, कोशिकाओं के प्रकार में मुख्य रूप से दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का एक नाम और है जिसका नाम है असीम केंद्र की कोशिका, असीम केंद्र की कोशिका। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का दूसरा नाम होता है ससीम केंद्र की कोशिका। असीम केंद्र की कोशिका और ससीम केंद्र की कोशिका। असीम कौन सी है? प्रोकैरियोटिक। और ससीम कौन सी है? यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ये दोनों के उपनाम है। अब दोनों कोशिकाएं क्या होती है, कैसी संरचना होती है और दोनों कोशिकाओं में क्या अंतर होता है, तो इसके लिए मैंने आपको एक टेबल के टाइप में दोनों कोशिकाओं का तुलनात्मक विवरण करा रहा हूं आपको, जिनमें दो काम एक साथ हो जाएंगे। दोनों कोशिकाओं में अंतर पूछ ले तो अपन अंतर भी बता सकते हैं, और दोनों कोशिकाओं में अपन को विवरण पूछ ले कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की सामान्य संरचना पूछ ले तो वो सामान्य संरचना भी अपन बता सकते हैं, क्योंकि इस टेबल के अंदर डिटेल प्लस दोनों में अंतर दोनों एक साथ अपन करेंगे। ठीक है, तो दोनों कोशिकाओं में अंतर की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अंतर से पहले ये बता देना चाहता हूं कि संसार के अंदर कौन कौन से जीव ऐसे हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, यानी जो प्रोकैरियोट्स हैं, जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक जीव है, और जिनमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं यानी जिनका शरीर यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बना होता है वो यूकैरियोट्स जीव होते हैं। तो कौन से जीव ऐसे हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं और कौन से जीव ऐसे हैं जिनमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं? पहले अपन इस बात का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एग्जाम्पल लिखे हैं: जीवाणु, नीलहरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा। आपको याद एग्जाम्पल उनके ध्यान में रखने हैं जिनके कम होते हैं, बाकी सभी तो फिर आ ही जाएंगे। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखें, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में तो फिर बाकी बच रहे हैं वो सभी आ जाएंगे, क्योंकि कम जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं।
देखो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आप उदाहरण की बात करते हो तो जीवाणु, जिनको अपन बैक्टीरिया भी कहते हैं, जितने भी जीवाणु हैं, चाहे किसी भी जीवाणु का नाम आ जाए, चाहे लैक्टोबैसिलस आ जाए, चाहे स्ट्रेप्टोकोकस आ जाए, बहुत सारे अनगिनत जीवाणु सूक्ष्म जैविकी के अंदर अपन पढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजी एक विज्ञान की शाखा जो आपको मैंने बताई थी, उसमें हजारों प्रकार के, लाखों प्रकार के जीवाणुओं के नाम आते हैं। अपन बात कर रहे हैं जीवाणुओं का। जितने भी जीवाणु जो होते हैं वो सभी के सभी प्रोकैरियोट्स होते हैं। आपको एग्जाम्पल ये ध्यान रखना है कि जीवाणु कौन से होते हैं, कौन से जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, नील हरित शैवाल, नाम पहले सुना हुआ लग रहा है, आपको बताया था मैंने। ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, जिन पर कोशिकीय सिद्धांत लागू नहीं हुआ था ना, जिन पर कोशिकीय सिद्धांत लागू नहीं हुआ था, अपवाद में आया था, BGA लिखा था मैंने, वही है ये। B का मतलब ब्लू, G का मतलब ग्रीन और A का मतलब एल्गी, नील हरित शैवाल। और तीसरा एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा। ये 3 एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं प्रोकैरियोटिक जीवों के, या जिन जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। जितने भी जीवाणु हैं प्रोकैरियोटिक जीव है, जितने भी नील हरित शैवाल है प्रोकैरियोटिक जीव है, जितने भी माइकोप्लाज्मा होते हैं वो सब के सब प्रोकैरियोटिक जीव हैं। माइकोप्लाज्मा से संबंधित एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, कई बार कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है कि वनस्पति जगत का जोकर किसे कहा जाता है। जोकर वो होता है माइकोप्लाज्मा। क्यों कहा जाता है, कारण अपन आगे माइकोप्लाज्मा पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं आपको। थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि जोकर अपन किसे बोलते हैं। देखो सर्कस अपन देखते हैं तो जोकर का क्या काम होता है। जोकर जो होता है अपने रूप चेंज करता है बार बार में, कभी किस रूप में कभी किस रूप में, इंटरटेनमेंट करता है लोगों का। इसी प्रकार से माइकोप्लाज्मा जो होता है, माइकोप्लाज्मा बहुरूपी संरचना बनाता है। यानी इसकी संरचना एक फिक्स नहीं कि इसकी अपन आकार की संरचना, इसकी कोशिका की संरचना बनाए तो फिक्स है, क्या गोल है या किस प्रकार की है। ये अपनी आकृति को बार बार में परिवर्तित करता रहता है, यानी बहुरूपी संरचना बनाता है। इसलिए इसको वनस्पति जगत का जोकर भी कहा जाता है, ये इसका कारण है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वनस्पति जगत का जोकर या जीव जगत का जोकर किसे कहते हैं, तो वो माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। ये एक अलग कंसेप्ट है। मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आपको उदाहरण ध्यान में रखने हैं, जीवाणु, नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा। ये 3 जीव ऐसे हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, यानी इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। ठीक है, इनको छोड़ करके किसी भी जीव का या किसी भी कोशिका का नाम आ जाए, सबके सब यूकेरियोट्स हैं, यानी सबके सब यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं। जैसे आपको कोई पूछ ले कि पादप कोशिकाएं यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं या प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, तो इन 3 में तो नाम बताया ही नहीं ना मैंने पादप कोशिका, तो आ जाएगी यूकेरियोटिक कोशिका। आपसे पूछ ले जंतु कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका है या यूकेरियोटिक कोशिका, जाहिर सी बात है यूकेरियोटिक, यहाँ पर जंतु नाम नहीं आया। आपसे पूछ ले कवक जो होते हैं वो यूकेरियोट्स है या प्रोकैरियोट्स, कवक भी यहाँ पर नाम नहीं आया तो यूकेरियोट्स है। यानी किसी का भी नाम आ जाए, सबके सब यूकेरियोटिक जीव होते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव के अंदर जीवाणु, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवालों का एक दूसरा नाम और है, वो भी आपको ध्यान में रख लेना है। नील हरित शैवाल जो होते हैं उनका दूसरा नाम एक और होता है साइनोबैक्टीरिया। ये भी ध्यान रखना, आपको नाम ये पूछ ले कि साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है या यूकेरियोट्स, तो आपको प्रोकैरियोट्स में शामिल करना है, क्योंकि नील हरित शैवालों को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया। तो जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा, ये तीनों प्रोकैरियोट्स हैं, और बाकी सभी पादप, जंतु, कवक जो भी नाम आ जाए सब के सब यूकेरियोट्स हैं। ये मैंने आपको पहले ही क्यों बताया है, क्योंकि इनके अंदर अपन जब अंतर की टेबल पढ़ेंगे तो इनमें बार बार के अंदर ये चीजें काम में आएंगी। ठीक है, क्लियर। अब अपन दोनों के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर की बात करते हैं। देखो मैंने आपको शुरू में बताया था कि कोशिकाओं के प्रकार में आप ये बताते हो कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका ये प्रकार है, नहीं, क्योंकि पादप और जंतु कोशिकाएं तो दोनों के दोनों यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आ गई है। तो ये कहाँ प्रकार है ये कोशिकाओं के प्रकार तो प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाएं हो गई है। तो देखो अंतर के अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं आकार के लक्षणों में। पहला लक्षण लिखते हैं आकार, यानी आकार से संबंधित दोनों कोशिकाओं में क्या अंतर होता है। तो आकार से बात करते हैं तो देखो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है वो आकार में बहुत ज्यादा छोटी कोशिकाएं हैं। ये आप इस चीज से भी अनुमान लगा सकते हो कि जैसे जीवाणु, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, ये बहुत सूक्ष्म जीव है। ये तो जीवाणु सूक्ष्म जीव है, नील हरित शैवाल भी सूक्ष्म जीव है और माइकोप्लाज्मा भी सूक्ष्म जीव है। ये सूक्ष्म जीव है, इसका मतलब इनके कोशिका की आकार भी बहुत सूक्ष्म होता है, छोटी होती है।
इसलिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में बहुत छोटी होती है। और आकार कितना हो सकता है ये भी अपन बता सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है उनका आकार 1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर या माइक्रोन भी बोल सकते हैं, 1 से 10 माइक्रोन तक का आकार जब होता है तो वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। अब ये नहीं कि 1 से 10 तक की सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, मगर ये एक माना गया है कि इस रेंज तक प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। जीवाणु कोशिकाएं कई 10 माइक्रोन तक भी हो सकती है, ठीक है। नीलहरी शैवालों की कोशिकाएं 10 माइक्रोन तक भी हो सकती है। मगर यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है वो आकार में बड़ी होती है, जिनकी साइज 5 से 100 माइक्रोन तक की होती है। इसलिए मैंने बताया कि भाई 10 के बाद में यूकैरियोट चालू नहीं हुई है, 5 से 10 तक की यूकैरियोटिक कोशिकाएं भी होती है। एक मैंने पिछली वीडियो में आपको एक छोटा सा कंसेप्ट अपन का रह गया था कि सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, इनकी बात करते हैं अपन। तो देखो संसार के अंदर सबसे बड़ी आकार की कोशिका कौन सी होती है, ये पूछ ले कोई अपन से। तो सबसे बड़ी आकार की कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो होते हैं सबसे बड़ी आकार की कोशिका है। और सबसे छोटी कोशिका पूछ ले, संसार की सबसे छोटी कोशिका किस जीव की है, तो आपको जीव का नाम देना है माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा जो है ना, इस माइकोप्लाज्मा की भी एक स्पीसीज का एक वैरायटी है इसकी। माइकोप्लाज्मा भी कई नाम होते हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा तो वंश हो गया। अब इसकी जाति कौन सी होती है, वो है लेडलेवी। लेडलेवी, माइकोप्लाज्मा लेडलेवी। इस माइकोप्लाज्मा का एक नाम और है, ये भी ध्यान में रखना आपको, माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ, पीपीएलओ भी कह सकते हैं। प्लूरो, पी का मतलब प्लूरो निमोनिया, निमोनिया में पी साइलेंट होता है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी प्लूरो निमोनिया सदृश्य जीव, ये माइकोप्लाज्मा को ही कहते हैं। तो पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा लेडलेवी संसार की सबसे छोटी कोशिका है, जबकि शुतुरमुर्ग का अंडा संसार की सबसे बड़ी कोशिका होती है। अब अपन को बात करें कि भाई मनुष्य जो होता है, उस मनुष्य के अंदर सबसे लंबी कोशिका, सबसे लेंथ की लंबाई में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो आपको आंसर देना है नर्व सेल, यानी तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। ये पूछ ले मनुष्य के अंदर सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो आपको आंसर देना है आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं सबसे छोटी कोशिकाएं होती है। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट पिछली वीडियो में थोड़ा सा रह गया था अपना, कि संसार के सबसे बड़ी कोशिका, संसार के सबसे छोटी कोशिका, मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका और मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका। तो क्लियर हो गया, मनुष्य में सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका, सबसे छोटी आरबीसी या लाल रक्त कणिका, और संसार की सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा, संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा लेडलेवी, जिसको अपन पीपीएलओ भी कह सकते हैं। ये उपनाम ध्यान रखना भाई, नीलहरी शैवालों को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहते हैं, ठीक है। जीवाणु की बैक्टीरिया होती है। तो अपन पहला अंतर अपन ने पूरा किया आकार से संबंधित। आकार से संबंधित प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में छोटी होती है 1 से 10 माइक्रोन तक की, और यूकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में बड़ी होती है जो 5 से लेकर के 100 माइक्रोन तक की होती है। क्लियर। अब उसके बाद में दूसरा अंतर करते हैं अपन आकार प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर का। तो लक्षण है केंद्रक, यानी केंद्रक के अंतर्गत अपन बात करते हैं तो दोनों कोशिकाओं में क्या अंतर होता है, यानी दोनों कोशिकाओं में केंद्रक से संबंधित अंतर कौन सा होता है, क्या अंतर होता है। देखो मुख्य अंतर जो होता है ना वो केंद्रक का ही है। मुख्य अंतर केंद्रक का क्यों है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक इन नाम का अगर अपन मतलब निकालते हैं, अर्थ निकालते हैं, तो वो अर्थ केंद्रक से रिलेटेड ही, केंद्रक से संबंधित ही अर्थ निकलता है। देखो प्रो का मतलब होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रो का मतलब है प्रीमिटिव, और प्रीमिटिव का मतलब होता है आदिम प्रकार का। आदिम शब्द का मतलब होता है अल्प विकसित, जो अभी तक पूरा विकसित कोई चीज पूरी विकसित नहीं हुई है, अभी विकास के चरण उसमें बाकी है। जब कम विकसित या अल्प विकसित चीज होती है उसे बोलते हैं आदिम। आदिम को इंग्लिश में बोलते हैं प्रीमिटिव। प्रीमिटिव से वर्ड बना है प्रो, और प्रोकैरियोटिक में प्रो का मतलब हो गया। अब कैरियोटिक, कैरियोटिक वर्ड है कैरियोन से रिलेटेड। देखो प्रोकैरियोटिक वर्ड का मीनिंग बता रहा हूं आपको, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं प्रोकैरियोटिक। इसके दो टुकड़े कर दिए अपने, प्रो प्लस कैरियोन, कैरियोटिक से कैरियोन बना। तो प्रो का मतलब आपको मैं बताया प्रीमिटिव, प्रीमिटिव यानी आदिम, आदिम यानी अल्प विकसित, और कैरियोन शब्द जो होता है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है केंद्रक। कैरियोन का मतलब क्या है, केंद्रक, ठीक है। तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें आदिम या अल्प विकसित केंद्रक होता है उनको प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। बात समझ में आ रही है। मैंने आपको कहा था कि
केंद्रक वाला अंतर है ना, उसी से इनका नाम डिसाइड हुआ है कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक अल्प विकसित या कम विकसित होता है या आदिम प्रकार का केंद्रक होता है, उनको प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहा जाता है। बात समझ में आ गई। अब इसी प्रकार से अपन यूकैरियोटिक की बात करते हैं। यूकैरियोटिक में यूकैरियोटिक शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो यू और एक कैरियोटिक का कैरियोन। यू का मतलब होता है वेल डेवलप्ड यानी सुविकसित, और कैरियोन का मतलब वही केंद्रक। तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है उनको बोलते हैं अपन यूकैरियोटिक कोशिका। तो इनमें भी केंद्रक से संबंधित ही नाम हुआ है। तो केंद्रक वाला अंतर सबसे इंपॉर्टेंट अंतर है दोनों कोशिकाओं में, क्योंकि इस केंद्रक के अंतर के आधार पर ही दोनों कोशिकाओं का नामकरण हुआ है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो केंद्रक से संबंधित दोनों में क्या अंतर होता है अपन ये देखते हैं। तो देखो, केंद्रक जो होता है कम विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कम विकसित होता है, जिसको अपन केंद्रकाभ भी कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक को केंद्रक नहीं कह करके क्या बोलते हैं, केंद्रकाभ। केंद्रकाभ किसमें पाया जाता है, केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, क्योंकि कम विकसित केंद्रक किसमें है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। तो केंद्रकाभ जिसको अपन न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, न्यूक्लियोइड इंग्लिश वर्ड है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस तो केंद्रक है, न्यूक्लियोइड केंद्रकाभ है। तो केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, जो क्या है, कम विकसित केंद्रक है। ठीक है। और जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सुविकसित केंद्रक होता है, यानी केंद्रक जो होता है वो सुविकसित किसमें होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। अब हम बात करते हैं कि क्यों है कम विकसित केंद्रक, क्यों है, क्योंकि इसमें ये तीन चीजें अनुपस्थित है। कम विकसित केंद्रक है जिसको केंद्रकाभ भी कहते हैं, जिसमें क्या क्या चीजें अनुपस्थित है जिसके कारण से ये कम विकसित हुआ है। देखो, केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली देखो, एक कोशिका की संरचना पर बनाते हैं तो कोशिका में केंद्रक बनाते हैं, बीच में केंद्रक, और इसमें बीच में केंद्रक के अंदर क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है। इस केंद्रक में चारों तरफ ये झिल्ली बना रहे हैं ना अपन, ये इसको अपन केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ये केंद्रक झिल्ली जो होती है ना, वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, एब्सेंट है। ठीक है, यानी बिना झिल्ली के ही प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जो आनुवंशिक पदार्थ जो होता है ना, वो बिना झिल्ली के रहता है। चारों तरफ से झिल्ली नहीं, आनुवंशिक पदार्थ तो है डीएनए, मगर चारों तरफ झिल्ली नहीं है। तो केंद्रक झिल्ली नहीं होने के कारण ये कम विकसित केंद्रक है। इसके अलावा केंद्रिका, केंद्रक के अंदर आनुवंशिक पदार्थ जो है उसके अंदर डीएनए के साथ में एक विशिष्ट संरचना और पाई जाती है अलग से, जिसको बोलते हैं केंद्रिका। ये केंद्रिका जो है ना, ये भी केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होती है। आगे चलकर के केंद्रिका आरएनए का निर्माण करती है। आरएनए के प्रकार होते हैं टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करती है केंद्रिका। ये केंद्रिका जो है ना, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है। इसके कारण से भी केंद्रक अल्पविकसित है। और तीसरी है हिस्टोन प्रोटीन। केंद्रक के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। देखो, दो प्रकार की प्रोटीन केंद्रक में होती है जो आनुवंशिक पदार्थ के साथ में जुड़ी हुई रहती है। एक तो होती है हिस्टोन, एक होती है नॉन हिस्टोन। इनमें से हिस्टोन प्रोटीन जो है ना, वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होती है। अब बात करते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन की। तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है ना, वो तो दोनों में ही पाई जाती है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में है। इसका मतलब ये हो गया है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में तो हिस्टोन और नॉन हिस्टोन दोनों प्रोटीन पाई जाती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केवल नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। तो केंद्रक जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका का, वो कम विकसित है, जिसको केंद्रकाभ भी कहते हैं, क्योंकि जिसमें क्या क्या चीजें अनुपस्थित है, उसी कारण से कम विकसित हुआ। एक तो केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित है, ठीक है, एक केंद्रिका अनुपस्थित है, एक हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित है। जबकि ये तीनों ही चीजें यूकैरियोटिक कोशिकाओं केंद्रक में उपस्थित है, उपस्थित है, उपस्थित है। इसलिए इसका केंद्रक कैसा हो गया, सुविकसित केंद्रक हो गया है। कैसा हो गया है, सुविकसित केंद्रक। बात समझ में आ गई होगी। ये केंद्रक वाले को इतना टाइम देकर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेन अंतर यहीं पर ही छुपा हुआ है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं का, क्योंकि नाम भी इसी केंद्रक के अंतर से ही बनाया है दोनों कोशिकाओं का। ठीक है, तो यहां पर अपन ने बात की कम विकसित केंद्रक। कम विकसित केंद्रक को एक नाम और दे सकते हैं, असत्य केंद्रक। यहां पर अपन असत्य केंद्रक नाम भी दे सकते हैं। कम विकसित को असत्य केंद्रक और सुविकसित को सत्य केंद्रक भी कह सकते हैं अपन। क्या,
सत्य केंद्रक, आपसे ये पूछ ली कि सत्य केंद्रक कौन सी कोशिकाओं में होता है, तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। असत्य केंद्रक किस में होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। क्यों होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक के अंदर झिल्ली, केंद्रिका और स्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, जबकि ये तीनों चीजें इसमें पाई जाती है। इसलिए ये कम विकसित या अल्प विकसित या असत्य केंद्र है, जबकि ये सुविकसित या सत्य केंद्र है। ये वाला मुख्य अंतर हो गया है जिससे इनका नामकरण बना है। ठीक है, अगले बहुत सारे अंतर होते हैं प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। कोशिका भित्ति से संबंधित, झिल्ली से संबंधित, राइबोसोम से संबंधित, ये अपन अगले वीडियो में और देखते हैं, क्योंकि ये टॉपिक अपन केवल अंतर की टेबल नहीं करें, पूरा का पूरा वर्णन चल रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं यूकेरियोटिक कोशिकाओं का। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें वर्णन साथ में चल रहा है, अंतर तो साथ में चल ही रहा है, साथ साथ में अपन वर्णन भी कर रहे हैं। ठीक है, अगले वीडियो में फिर अपन अगले वाले अंतर को बढ़ाते हैं और इस टॉपिक को पूरा करते हैं। थैंक यू।